शाम में इस वक्त घमसान की लड़ाइयां जारी हैं। अहमद अल-शरा की हुकूमत के बाद इनको ये पहला बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये लड़ाइयां किन एरियाज में हो रही हैं, किन किन इलाकों में अहमद अल-शरा की हयात तहरीर शाम का कंट्रोल मजबूत है, कहां पर दूसरे ग्रुप्स एक्टिव हैं और ये जो लेटेस्ट शोरिश आई है ये कहां से आ रही है और कौन लोग इसको कर रहे हैं। अब के हालात इस वक्त क्या हैं, रशियन बेसिस का इस पूरे मामले में क्या किरदार है, क्या ईरान इन फसादात के पीछे है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अहमद अल-शरा को मजीद कौन से नए चैलेंजेस का सामना है। आइए जानते हैं। तो हम इस पूरे मामले को स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसके लॉन्ग टर्म क्या असरात हो सकते हैं, बड़ी बड़ी पावर्स के यहाँ पर जो मकासद हैं और ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कैसे अनफोल्ड हो रही है। तो अभी जो ताज़ा झड़पें हुई हैं इनमें 1000 से ज़ायद बंदा मारा जा चुका है, जिसमें हयात तहरीर शाम के लोग भी शामिल हैं, यानी जो हुकूमत की फोर्सेस हैं, और इसके अलावा बशारुल असद के जो लॉयलिस्ट थे, मतलब जो बशारुल असद की हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे थे और टॉप पोजीशंस पर बराजमान थे, टॉप मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस पर थे। वो 1300 इस वक्त नंबर बताया जा रहा है टोटल अमवात का, जिसमें 300 के करीब हयात तहरीर शाम यानी हुकूमत के लोग भी शामिल हैं। सीरिया के पास मेडिटेरेनियन सी का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है और वहाँ के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर ये लड़ाइयाँ जारी हैं। लताकिया और तरतुस के इलाके हैं जहाँ पर ये लड़ाई जारी है और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यही वो जगह हैं जहाँ पर रशियन नेवल बेसिस भी हैं। अभी सीरिया की जो हुकूमती फोर्सेस हैं वो ये दावा कर रही हैं कि हमने इन एरियाज पर दोबारा कंट्रोल जमा लिया है और जो बागी ग्रुप्स हैं उनको हमने कुचल दिया है। लताकिया और तुर्तुस के अलावा बनियास और जबलाह के इलाके हैं जहां पर लड़ाइयाँ हुई हैं। और अभी की बात करें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये झड़पें काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी हैं और लताकिया का जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर ही सिर्फ हो रही है और बड़े पैमाने पर हुकूमत ने इसको कंट्रोल कर लिया है। ट्विटर पर मैं देख रहा था बहुत सी वीडियोस गर्दिश कर रही थी जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अलावित लोगों के ग्रुप्स को मार रहे थे, उन पर तशद्दुद कर रहे थे और इवन उनको कत्ल भी कर रहे थे। गैर इंसानी हरकतें करने के अलावा उनका कत्लेआम भी किया जा रहा था साथ साथ। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईसाई लोग भी इस ऑपरेशन का निशाना बने हैं। अभी हम जिक्र करेंगे कि कौन कौन कहां पर एक्टिव है और किसकी क्या पोजीशन है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है सीरिया का जहां पर बशारुल असद के जो पुराने साथी हैं वो एक्टिव हैं। अलाविद ग्रुप, जिनको अलवी भी कहा जाता है, ये सीरिया में बशारुल असद के बहुत करीब रहे हैं, टॉप पोजीशंस पर रहे हैं हुकूमत के दौरान और ये ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट सीरिया के इलाकों में एक्टिव हैं। और इनके हयात तहरीर शाम और दूसरे सुन्नी और अहले हदीस ग्रुप्स के साथ हमेशा से मसलकी इख्तलाफात रहे हैं। जब बशारुल असद की हुकूमत थी तो उसने हयात तहरीर शाम के लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। ये जो अभी हुकूमत में है, किस तरह हमने देखा था कि उनकी जेलों में क्या कंडीशंस थी। तो अब बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ख्याल है कि जो मौजूदा रूलर्स हैं वो अब बदले की आग में इनको मार रहे हैं और इन पर हर तरह का जुल्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हमें ये भी बताती हैं कि बशारुल असद के जो पुराने लॉयलिस्ट थे वो हयात तहरीर शाम के खिलाफ शुरू से ही एक फ्रंट ओपन करना चाह रहे हैं जब से बशारुल असद भाग गए इस कंट्री से। इस ग्रुप का नाम सीरियन पॉपुलर रेजिस्टेंस है, जो कि हयात तहरीर शाम और हुकूमती फोर्सेस को कत्लेआम करने की धमकियां देते रहते हैं और वीडियो मैसेजेस के जरिए वो लोगों को उकसा रहे हैं कि इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आप खड़े हो जाओ। अब डेफिनेटली हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, बहुत सा ग्रे एरिया भी होता है। सारी जो अलाविद कम्युनिटी है वो सीरियन पॉपुलर रेजिस्टेंस में शामिल नहीं है, लेकिन हयात तहरीर शाम के फाइटर्स क्या कर रहे हैं कि आम लोगों के घरों में भी घुस रहे हैं और कत्लेआम कर रहे हैं, मतलब मासूम लोग इसमें मारे जा रहे हैं। यानी लड़ाइयां अगर सेम मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोगों के फाइटर्स ने शुरू की तो उसका खमियाजा आम लोग भी भुगत रहे हैं, उसी मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग, क्योंकि इनके पास्ट के भी इख्तलाफात हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको हिजबुल्लाह की भी हमायत हासिल है। जैसे हमने जिक्र किया था कि ईरान का यहाँ पर एक बहुत बड़ा किरदार ख़त्म हो गया था। ईरान हमेशा से यहाँ पर मौजूद था सीरियन हुकूमत की सपोर्ट के लिए, बशारुल असद के लिए। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह एक्टिव थी जिसको इजराइल भी निशाना बनाता रहता था और दूसरे इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स।
जो कि ज़्यादातर शिया मेजॉरिटी में थे, तो उनकी टोटल प्रेजेंस ख़त्म हो गई थी जब अहमद अल-शरा की हुकूमत आई थी, जो पास्ट में अलकायदा और दाइश के कमांडर रह चुके हैं। और अलकायदा और दाइश ने हमेशा हिजबुल्लाह से लड़ाई की है। तो चूंकि इनके पुराने इख्तलाफात हैं, तो वो लोग जिनके पास थोड़ा बहुत असलहा है, जो छुपे हुए थे पिछले कई महीनों से, वो अब बाहर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह, उसमें सीरियन पॉपुलर रेजिस्टेंस है जिनका ताल्लुक अलाविद कम्युनिटी से है, वो इनके खिलाफ एक महाज खड़ा करने की कोशिश करें, एक रेजिस्टेंस ग्रुप्स जिसमें एक्स मिलिट्री ऑफिशियल्स भी शामिल हैं और वो लोग जिनको लड़ाई का कुछ ना कुछ तजर्बा हासिल है। लेकिन सीरियन फोर्सेस का दावा है कि इन्होंने पूरे एरिया पर कंट्रोल जमा लिया है और हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और अहमद अल-शरा ने भी बयान जारी किया है कि जो पुरानी हुकूमत के जो वफादार लोग हैं वो बाज आ जाएं, जो उनकी बाकियात हैं हम उनका कला कमा कर देंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि बशार अल असद रजीम के जो पिट्ठू हैं वो एक नई जंग को हवा देना चाहते हैं और वो इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। वो इस कंट्री को डिवाइड करना चाहते हैं और हम यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने कसम खाकर कहा कि हम यूनिटी को अचीव कर लेंगे। और उन्होंने ये भी सख्ती से पैगाम दिया है कि वेपन सिर्फ हुकूमत के लोगों के पास होने चाहिए, बाकी जिसके पास भी हथियार है वो फ़ौरन अपने हथियार फेंक दे, हम उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन अगर वो हथियार उठाएगा हुकूमत के खिलाफ तो कुचला जाएगा। इन वाक़यात की वजह से बहुत सी फैमिलीज को इन इलाकों से अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। कुछ लोग लेबनान की जानिब भी गए हैं और एक रिपोर्ट ये आई थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग रशियन नेवल बेस के अंदर भी एंटर हो गए थे पनाह लेने के लिए। रशिया भी इनका एक बहुत बड़ा बैकर था बशार अल असद रजीम का, और अभी भी उनकी बेसिस वहीं पर हैं मौजूद। और रशिया गौर कर रहा है कि ज़्यादा हालात अगर ख़राब होते हैं तो अपने ऑपरेशंस जो कि सीरिया में एक्टिव थे वो सारे के सारे लीबिया में शिफ्ट कर दे। और इस वीडियो में हमने आपको पूरा बताया था कि इजराइल क्या चाहता है इस हवाले से। इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि रशिया की जो बेसिस हैं वो सीरिया में ही मौजूद रहें ताकि तुर्की के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। हमने इस वीडियो में जिक्र किया था बड़ी डिटेल में कि तुर्की क्या चाहता है। तुर्की नए रूलर्स को सपोर्ट करना चाहता है, उनकी आर्मी को खड़ा करना चाहता है, उनकी हुकूमत को मजबूत करना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो तुर्की के नक्शे कदम पर चलें। और तुर्की का यहाँ पर सबसे बड़ा मकसद क्या है? एसडीएफ को काउंटर करना है। एसडीएफ जो एक बहुत बड़े रकबे पर कंट्रोल जमाए हुए है सीरिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर, तो वहां पर एसडीएफ एक्टिव है। ये जो हयात तहरीर शाम है, इनके पास तो बहुत थोड़ा इलाका है। एक जगह रशियन बेसिस हैं, एक तरफ अमेरिका का भी कब्जा है। एक इलाका अल्तनफ बेस है, वो पूरा रीजन अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है। और इसके अलावा कुछ इलाकों पर टर्किश बैक मिलिशियाज का भी कंट्रोल है जो कि एसडीएफ को काउंटर करने में लगे रहते हैं। सीरियन नेशनल आर्मी जिसको तुर्की बैक करता है। मतलब आप देखें हर जगह पर डिफरेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है कि एसडीएफ ने एचटीएस से हाथ मिला लिए हैं। एसडीएफ जो कि नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में एक्टिव थी और एक बहुत बड़े इलाके पर उनका कंट्रोल था, वो कंट्रोल उन्होंने छोड़ दिया है। वो कंट्रोल उन्होंने अहमद अल-शरा की फोर्सेस को देने का ऐलान कर दिया और हुकूमत के साथ इंटीग्रेट होने का फैसला कर लिया है। ये एक तारीखी डिसीजन है जिससे फाइनली उर्दगान को भी कुछ सुकून मिला होगा, जो कि एसडीएफ और कुर्दिश ग्रुप्स का कोई फाइनल डिसीजन चाहते थे। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अपने अंडर जितनी भी बॉर्डर पोस्ट थी ये एचटीएस के हवाले कर देंगे, एयरपोर्ट इनको दे देंगे और वाइटल ऑयल और गैस फील्ड्स। चूंकि इस पूरे इलाके में एसडीएफ का कंट्रोल था तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं के गवर्नर्स तैनात किए जाएंगे, यानी हुकूमत भी इन्हीं को दी जाएगी। सिर्फ उस सूरत में अगर मामला ठीक रहते हैं, यानी पीस डील कायम रहती है। और ये हिस्टोरिकल तस्वीर है कि किस तरह ये दोनों लीडर्स हाथ मिला रहे हैं। ये हिस्टोरिकली एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। कुर्दिश मिलिशियाज जो थी जिनको अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, ये दाइश और अलकायदा के खिलाफ सबसे बड़ी दीवार थे ये कुर्दिश ग्रुप्स। और उन दाइश और अलकायदा में ये अहमद अल-शरा भी शामिल थे और आज ये दोनों ग्रुप्स हाथ मिला रहे हैं। ये नो डाउट सीरिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और लोगों ने इसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया है। कुर्दिश माइनॉरिटी जिन पर पिछले कई सालों से जुल्म हो रहे थे, उनको शाम की रियासत का एक अहम हिस्सा तस्वुर किया जाएगा। इनको पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होने की आज़ादी दी जाएगी। इसमें नो डाउट टर्की ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। पहले तो मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए इन पर दबाव डाला है और इनको बैकफुट में लाकर इनके साथ मुआहदा किया, जिसमें अमेरिका ने भी अपना एक किरदार अदा किया है। ये नो डाउट एचटीएस और अहमद अल-शरा के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि वो इलाका जो कभी बशार अल असद नहीं हासिल कर सके अब इनके पास होगा। टैक्टिकली नहीं तो स्ट्रेटेजिकली।
और इस तरह नॉर्दर्न इलाकों में टर्किश फोर्सेस जो इनके खिलाफ एक्शंस लेती रहती थी वो कार्रवाइयां भी बंद होंगी और मजीद अमन आएगा। SDF और YPG ये जो कुर्दिश ग्रुप्स थे, इनका तुर्की से क्या मसला है आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। सदर्न साइड से इजराइल चढ़ाई कर रहा है और वो ये कह रहा है कि दमिश्क से नीचे कोई HTS हमें कबूल नहीं है। इजराइल इस तरह की डिक्टेशन दे रहा है, वो पूरा सदरन सीरिया को हड़प करने के चक्रों में है ताकि एक बफर जोन बना ले। पहले गोलान हाइट्स पर उन्होंने कब्जा किया और वो मजीद अब आगे आना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन है पूरे सीरिया की, और ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जितनी वीक अरेंजमेंट है इसको एक ना एक दिन चैलेंज फेस करना पड़ेगा। लेकिन हम देखें दूसरी तरफ जो अरब रियासतें हैं वो इसको टोटली सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ अरब रियासतें GCC और दूसरी तरफ तुर्की भी। बेसिकली उनको ये डर है कि यहाँ पर ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिव ना हो जाए। अरबों को ये डर है हिजबुल्ला एक्टिव ना हो जाए या दूसरे लीडर्स जो हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो ज्यादातर शिया मेजॉरिटी में है। मतलब एक मसलकी इख्तलाफ भी है यहाँ पर, और यही हम इख्तलाफ अब मजीद देख रहे हैं। ये जो फ्रेश झड़पें हुई हैं, ये अहमद अल शरा को यहाँ पर सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, उसकी ब्रांड बिल्डिंग की जा रही है, उसको अच्छा इंसान बनाकर पेश किया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया काफी उसकी तारीफ कर रहा है, जो कि अलकायदा और दाइश का कमांडर था कभी। उसको कोट पैंट पहना दिया है, पूरी तरह से उसको तैयार किया जा रहा है। और आप देखें 13 साल बाद सीरिया की OIC की मेंबरशिप बहाल की गई है अहमद अल शरा की सरबराही में। मतलब वो जब लीडर हैं तब अरबों ने कहा कि वापस OIC में शामिल हो जाए सीरिया। जब बशारुल असद से इनके इख्तलाफात थे तो OIC से निकाल दिया था, जिस तरह वेस्ट ने रशिया को G7 से G8 से निकाल दिया था। तो वापस अब एंट्रेंस हो चुकी है सीरिया की और इस बंदे को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा पर्पस इनका यह है कि ईरान का रास्ता रोका जाए। अरब रियासतें चूंकि वेस्टर्न रियासतों की भी दोस्त हैं, तो वेस्ट और US भी यही चाहता है कि ईरान की प्रेजेंस को कर्टेल किया जाए। ईरान के साथ साथ रशिया की प्रेजेंस को भी काउंटर किया जाए। रशिया को काउंटर करना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का एजेंडा है। बाकी ये सारे ममालिक चाहते हैं, इजराइल भी चाहता है कि रशिया भी यहाँ पर हो, लेकिन अमेरिका चाहता है कि रशिया यहाँ से निकल जाए। हिजबुल्ला के जो ईरानियन एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इन हमलों की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अलवियों का सिस्टमैटिक कत्लेआम किया जा रहा है और ये पूरी कैंपेन वेल डिजाइंड थी और इसका पूरा मलबा उन्होंने सीरिया के मौजूदा हुक्मरानों पर डाला है। उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा था कि सीरिया के अंदर हालात बिगड़ेंगे, लेकिन इस स्केल पर इतना बड़ा जुल्म होगा ये हमने नहीं सोचा। सीरिया की ये सिचुएशन हमें बताती है कि ये नई हुकूमत कितनी वीक है, और जिस तरह अरब, टर्क्स, वेस्टर्न्स और इजराइल इसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत मुश्किल टास्क होगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। सीरिया का जो इन्होंने पिछले 15-20 सालों में हाल किया है, आज उसका रिजल्ट ये लोग खुद देख रहे हैं। और सीरिया में इंस्टेबिलिटी पूरे रीजन में मजीद इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी। अभी ये जो वेस्टर्न ममालिक की राइट विंग जो रोती है कि हमारे ममालिक में ये रेफ्यूजीज आके गंद डालते हैं, ये गंद क्यों डाला जाता है? ये गंद इसलिए डाला जाता है कि इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से इन ममालिक को तबाह बर्बाद किया जाता है। अमेरिका ने खुद यहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में अपना किरदार अदा किया है। फिर जब यहाँ पर हालात ख़राब होते हैं, लोग डेफिनेटली फिर माइग्रेट करते हैं, तुर्की की तरफ जाते हैं या फिर मेडिटेरेनियन सी से वो यूरोप पहुँचने की कोशिश करते हैं, ग्रीस, फिर जर्मनी। तो ये सारा मामला ग्लोबल लीडर्स को देखना चाहिए कि इनकी पॉलिसीज़ की वजह से बहुत से मुल्क इतने अनस्टेबल हो जाते हैं कि वहाँ पर फिर इंतशार फैलता है और लोग अपने मुल्क को छोड़कर इलीगली दूसरे मुल्कों में एंटर होने की कोशिश करते हैं। और ये तो सब कुछ हो भी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर रहा है। ये वही रास्ता है जो कि इलीगल इमिग्रेशन के लिए एक हॉट स्पॉट है, और ये यूरोप के लिए भी वेकअप कॉल होनी चाहिए। सीरिया के अहमद अल शरा को भी चाहिए कि अपनी फोर्सेस में थोड़ी सी मैच्योरिटी डालने की कोशिश करें। वो सिर्फ बदले की आग में दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं मसलक की बेस पर और पुरानी अदावतों की बेस पर। इनको चाहिए कि मुल्क में यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करें और मासूम लोगों को तंग करना बंद कर दें, अगर इन्होंने सीरिया को एक सीरियस स्टेट बनाना है दुनिया के नक्शे पर। अदरवाइज यही होगा कि कल को एक और ग्रुप उठेगा, इनको चैलेंज करेगा और इनका तख्ता भी उड़ा देगा, और ये पॉसिबिलिटी मैं नियर फ्यूचर में देख रहा हूँ। अभी की शोरिश को तो वक्ती तौर पर इन्होंने शायद कंट्रोल कर लिया हो, बट ये आपको आने वाले केओस के बारे में बताता है। अभी इन्होंने कोस्टल एरियाज को जाने वाले सारे इलाकों का मुहासरा कर लिया है और लोगों को उस जगह पर दबा लिया है। इसी वजह से लोग मुल्क छोड़ने पर फिर मजबूर हो रहे हैं और वहाँ के लोगों में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है।
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में आप सीरिया के हालात को किस तरह देख रहे हैं। एक तरफ तुर्की और इजराइल भी बैटल कर रहे हैं इन्फ्लुएंस के लिए, और दूसरी तरफ HTS की वीक हुकूमत है। क्या आपके ख्याल में बशारुल असद के सपोर्टर्स हिजबुल्ला और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मदद से इनका तख्ता उल्टने में कामयाब हो जाएंगे नियर फ्यूचर में, या HTS को अरब्स, अमेरिकन, टर्क्स और इजराइल्स बचाने में कामयाब हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।